जय हिंद। हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम गणित कौशल के सीटेट 2022 में आने वाले संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करेंगे। जो गणित कौशल में प्रश्न छूट जा रहे हैं उसको छूटने नहीं देंगे, साथ में उसको करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। तो गणित कौशल में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा आप समझ जाइए। कौशल का मतलब पैडागोजी आप समझ रहे हैं और गणित का मतलब मैथ आप समझ रहे हैं। मैथ पैडागोजी को पढ़ने के लिए बहुत आसान है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा बातें नहीं समझनी है, सिर्फ अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को ध्यान रखना है और जो प्रश्न दिया जा रहा है उसमें तर्क की भावना लानी है और समझ जाना है। और हम आपको बताते भी चलेंगे, समझने का आप भी प्रयास करेंगे और आसान ही होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। संख्या 1, प्रश्न एक संख्या 1 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। कहने का अर्थ ये है सिर्फ कि जो प्राथमिक के बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको अगर भिन्न बताना हो तो कौन सा उपयुक्त साधन होगा, मतलब कौन सा ज़्यादा सही पड़ेगा, किस तरीके से आप बताएंगे ज़्यादा सही पड़ेगा। जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर भिन्न को p/q की तरह लिखकर जहां p इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा चिन्हों को समझना। कहने का अर्थ यह है बालक अगर p/q के बारे में जानता ही नहीं है तो वह भिन्नों को कैसे लिख पाएगा या कैसे समझ पाएगा। वो तो प्राथमिक में है, तो प्राथमिक में पहले उसको यह जानना पड़ेगा p/q होता क्यों है। तो ये सटीक नहीं है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको p/q के बारे में पहले पता तो होना चाहिए, तो पता अभी नहीं है। दूसरे में आते हैं तो भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करना। देखिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करने का अर्थ यह है कि बालक को पूर्ण तरह से क्या भिन्न को पता होना चाहिए, तो इसमें भी बात सटीक नहीं बैठ रही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, भिन्नों के 2 उदाहरण देना और छात्रों को उनकी कॉपियों में भिन्नों के 2 समान उदाहरण लिखने के लिए कहा जाए। देखिए बच्चा तभी लिख पाएगा जब वह जान पाएगा कि भिन्न कैसे बनती है। यहाँ पे जो प्रश्न में कहा रहा है रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करना है, तो भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए बालक को पहले भिन्न होती क्या है तो समझ जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा सटीक क्या है, ये तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है कि 2 उदाहरण देना और छात्रों को उनकी कॉपियों में भिन्न 2 समान उदाहरण लिखने के लिए। जैसे कॉपी करके वो लिख रहा है देख देख के तो लिख तो पाएगा, लेकिन होता क्या है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या है ऑप्शन में, तो ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है कि वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करें। अर्थात ये है, ये क्या है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थात मतलब ये है कि आप कोई कागज़ लिए हैं और उस कागज़ को आप मोड़ कर काट कर सामने ही बच्चे को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से भिन्न निरूपित की जा सकती है। तो यदि आपको कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने की जाए उससे बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, अर्थात प्राथमिक के बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में आप हुआ करते होंगे, पहले थे तो उसमें क्या होता था, जो टीचर बताते थे ज़्यादातर चीज़ों को हाथ में लेकर या अप्रत्यक्ष आपको दिखाकर तो कराते थे, तो वैसे आपको जल्दी समझ में आता था, ना कि लिख कर। जैसे चित्र बना के बताते थे तो उससे जब समझ जाते थे। कुछ चीज़ों को कुछ बच्चों को साथ में बिठा के उनको बताकर उदाहरण के रूप में बताते थे। तो यहाँ पे वही बातें हैं कि कागज़ को साथ में लेकर उसको कटिंग करके आयत या वृत्त के रूप में फिर उसको भिन्न का एक रूप देकर बताया जाए तो यह ज़्यादा सटीक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो दूसरा क्वेश्चन पे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक पाँचवीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृति का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ठीक, ज्यामिति विकास की वैन हेले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामिति विवेचना ... के स्तर पर है। मतलब
आपको बताना है कि जो वैन हेलिस हैं, वैन हेलिस, यही ना है वैन हेलिस, हाँ हेले, वैन हेले हैं, वैन हेले, इनके सिद्धांत को बताना है। आपको अगर इनका सिद्धांत पता है तो आप ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं पता है तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या दिया था, नंबर 1 दिया था विश्लेषण। जैसे मतलब हम आपको बताएं क्या क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन ए है विश्लेषण, ऑप्शन बी है स्वयं सिद्धि, सी है अभिज्ञान अर्थात पहचानना, डी है निगमन। तो वैन हेले ने क्या दिया था कि आपको एक 5वीं कक्षा का अगर छात्र हो तो द्विविमीय आकृति का मतलब है कि मतलब ऐसी आकृति बनाई जाए जिसमें दोनों मतलब तरफ से समझा जा सके। जैसे दोनों तरफ से समझने का मतलब यह है चित्र के माध्यम से भी समझ लें और जीवन में हो रहा है उसको भी समझ लें। ठीक, जैसे कोई एक गेंद है और गेंद एक गोला भी है और इस गेंद को आप साथ में जीवन में लेकर खेलता भी है बच्चा, तो दोनों तरीके से द्विविमीय तरीके से समझ सकता है। तो गुणों के आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण कर पाती है। हाँ, वो समझ जाती है कि अगर मतलब इसको हम देखो गोल है तो ये समझ गए कि कोई वृत्त या गोला है, और उससे खेलती हुई तो उसको ये समझ में आता है ये गेंद भी है। तो ये वर्गीकरण अलग कर सकती है कि गोला और गेंद एक जैसे होते तो हैं पर एक नहीं होता है, तो उसका वर्गीकरण कर सकती है। तो यह किसने किया था, किसने दिया था, ये वैन हेले ने दिया था, जिसका अर्थ है वर्गीकरण का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे क्या, विश्लेषण से, कि मतलब वो समझ पा रही है कि अलग अलग हम कर ले रहे हैं कि चीज़ें अलग हैं, दिख रही हैं एक जैसी, भले ही उनकी कुछ चीज़ें हैं जैसे गोला है और वृत्त है, दोनों की चीज़ें मिल तो रही हैं लेकिन विश्लेषण कर पा रही है कि वो गेंद है और वो गोला है, दोनों अलग होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम अगले पे बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, इसमें कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। जैसे हम आपके सामने कोई एक प्रश्न को रखते हैं, उसमें कह रखा है कि समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। मतलब 9 बजने वाला है तो वह क्या जाए, सोने जाती है, अर्थात 8:50 हो रहा है तो वह सोने जाती है। तो ध्यान में रखिए, पहली बात क्या हुई कि 8:50 पे समीना, क्या नाम है, समीना, जो समीना है वो 8:50 पे क्या करती है, सोने जाती है। ये बात हो गई। जाती है कृति समीना के 20 मिनट बाद। अब 20 मिनट इसमें बीत गया, समीना के बाद कृति जाती है। ठीक, कृति इसके 20 मिनट बाद, अर्थात 8:50 हो रहा था तो 9:10 हो गया होगा, 20 मिनट बाद, है ना, 20 मिनट बाद। तो 9:10 पे क्या करती है, कृति सोने जाती है। फिर उसमें कह रहा है कि कृति किस समय पर सोने गई, नहीं, कृति 20 मिनट बाद सोने जाती है, कृति किस समय सोने गई, तो उसका समय हो गया कि 9:10 पे। फिर उसके बाद इसके कहने के बाद क्लास में कोई ऐसा लड़का बैठा था जिसको एक छात्र ने जवाब दिया कि 20, एक छात्र ने क्या जवाब दे दिया कि 20 उत्तर उसने दिया। उसने समझा कि प्रश्न में कहा गया है कृति 20 मिनट बाद सोने गई, 20 मिनट बाद सोने गई, तो सही बात है, सही भी सुना था उसने। तो कहने का अर्थ यह है कि 20 मिनट बाद सोने गई तो उत्तर 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दी गई उत्तर उदाहरण है। मतलब यह आपको समझना है कि क्लास में किसी ने कोई प्रश्न पूछा, अगर सर जी ने कोई प्रश्न पूछ लिया है, प्रश्न पूछने के बाद आप उत्तर दे रहे हो, परंतु समस्या यह है जो उत्तर आप दे रहे हो वह उत्तर सही ना हो और आप यह समझ बैठे कि कहा गया था कुछ और, आपने सुन लिया कुछ और। जैसे आपको भ्रम हो जाए, आपको क्या हो जाए, भ्रम हो जाए। जैसे हमने प्रश्न में कहा 20 मिनट बाद सोने गई और आप भी सुने कि 20 मिनट बाद गई, लेकिन आपको समस्या यह है कि आप सोच रहे थे कि 20 मिनट नहीं कुछ और था, लेकिन सुने ही थे क्या 20 मिनट, तो आपने आंसर कुछ और दे दिया। इससे यह पता चला कि क्या हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से कि अबोध अर्थबोध की त्रुटि का हो सकता है, किसके अनुसार, न्यूमैन के अनुसार क्या हो सकता है,
पढ़ने की त्रुटि हो सकती है, प्रक्रिया कौशल की त्रुटि हो सकती है, लापरवाही की त्रुटि हो सकती है। तो आप तो कहेंगे लापरवाही, ये भी ठीक है, लेकिन लापरवाही का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने सुना और सही सुना सही सुनने के बाद भी गलत आंसर दे रहे हैं, तो ये लापरवाही में नहीं आ रहा है। प्रक्रिया कौशल की त्रुटि, प्रक्रिया कौशल में यह होता है कि जिस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है वैसे वैसे स्टेप आप फॉलो करते जा रहे हैं, तो प्रक्रिया वाले भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेप की कोई बातें नहीं है। सबीना सोने गई, फिर कृति सोने गई 20 मिनट बाद, तो इसमें स्टेप की कहा, सबीना सो गई, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद कृति गई, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है, तो उसका ये भी नहीं हो सकता है। पढ़ने की त्रुटि, पढ़ने की त्रुटि बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि साफ साफ आप पढ़ भी ले रहे हैं, सीधे सीधा कह भी रहा है कि पहले सबीना सोने गई, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद कृति सोने गई। तो इसमें आ गया अवबोध। अवबोध का अर्थ अगर आप समझ जाएं, अवबोध का अगर अर्थ आप समझ जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं रह गया। अवबोध का अर्थ यह है कि जो आपको आ रहा है, जैसे जो आपको आ रहा है, मतलब आंसर आपने क्या दिया था 20, और आंसर 20 होना भी चाहिए। तो 20 अगर आंसर आप दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप क्लासरूम में बैठे तो हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन आपका मन क्लासरूम में नहीं है। देखिए इसमें भी यह भी बात कही गई है, आप यहीं से अवबोध की जो अवधारणा को देखना है तो आप चले जाएंगे एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में न्यूमैन ने बता रखा है कि जो बालक होता है या फिर जो विद्यार्थी होता है वह क्या है, जो विद्यार्थी होता है विशेषतः इसमें पाठ्यक्रम डिजाइन में बड़े बदलाव होता है, और कहते हैं कि आत्मनिर्भरता और व्यक्ति की गरिमा की भावना विकसित करने के लिए सामाजिक संबंधों का आधार के लिए होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि बच्चा सुन लेगा और स्वयं से ही करेगा, इस बात में ध्यान रखिए। एनसीएफ में ही बताया गया है। और यहाँ अवबोध की जो बात है, अवबोध ही तो आपका सही आंसर होगा कि अवबोध ही में त्रुटि हो गई है। वो जो सही क्रम कर रहा था उसमें समस्या ये हो गई, अवबोध में त्रुटि हो गई एनसीएफ 2005 के हिसाब से। एनसीएफ 2005 के हिसाब से अवबोध में क्या है, त्रुटि है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न संख्या अगली पे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे। तो प्रश्न संख्या अगली हमारी क्या है, देखिए प्रश्न संख्या अगली हमारी है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2015 बल देता है। वही 2015 का मतलब एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 पर बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित ऐसा है क्योंकि इसमें आपको बता देना है कि जो हम स्कूल में गणित पढ़ते हैं उसका आधार किस तरह से है, कि मतलब जो हम क्लास में गणित पढ़ रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में, उसमें जो गणित पढ़ाई जाएगी वह किस तरह से पढ़ाई जाएगी एनसीएफ 2005 के हिसाब से। तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यह कहा गया है कि यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने और सुलझाने के प्रति प्रोत्साहित करता है। तो एनसीएफ 2005 में तो कहा ही गया है, लेकिन एनसीएफ 2005 में यह बातें नहीं कही गई हैं कि अर्थपूर्ण समस्या को सुलझाया जाए। जैसे एनसीएफ 2005 में यह नहीं कहा गया कि जो अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण का अर्थात यह है कि जिसका मतलब कोई समस्या का समाधान, जैसे कोई प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो उसका सही अर्थ ही निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब ये वाला तो गलत हो जाएगा। सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे कोई प्रश्न उसी में कह रहा है कि प्रश्न को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना कि हाँ तुम सही, हम तुमसे कह दें कि कोई प्रश्न दे दिया और प्रश्न देने के बाद आपको कहा कि हाँ तुम इसको लगा सकते हो, पूर्ण रूप से लगा सकते हो, तुमको आता है तुम कर ले जाओगे। लेकिन क्या हमने बताया, अगर हम बताए होते, सिखाए होते, तब तो कहते कि हाँ आप कर सकते हो, लगा सकते हो। जब हमने बताया ही नहीं तो कैसे हो सकता है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आते हैं सी ऑप्शन पे। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। देखिए अमूर्त और मूर्त की बात हो जाए, अमूर्त और मूर्त, देखो जो भी विद्यार्थी है उसमें इसमें डिफरेंस अगर जानता है तो आसानी से कर पाएगा। गणित में अमूर्त संकल्पनाएं, देखो
ये तो सही बात है, गणित में अमूर्त संकल्पनाएं तो होती हैं, लेकिन समस्या यह है कि मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। तो मूर्त अनुभव का अर्थात यह है कि मूर्त अनुभव कभी उपलब्ध नहीं होता है। गणित में कभी मूर्त, आप कोई चीज़ गणित का याद कर सकते हैं? जैसे कोई गणित का प्रश्न दे दिया गया और गणित का प्रश्न देने के बाद हमने कहा कि इस प्रश्न को याद करके आइएगा, तो यह कभी संभव नहीं है कि आप इसको याद करके, हाँ मान लिया कुछ समय तक याद कर लेंगे, लेकिन फिर यह भूल जाएगा। तो गणित की एक प्रक्रिया क्या है, सॉल्यूशन के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ना कि इसको याद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें मनोरंजन का साधन कोई नहीं है। जो आप गणित पढ़ाते हैं स्कूल में, ये मनोरंजन का बिल्कुल साधन नहीं है। ठीक, मनोरंजन का साधन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बच्चों को हंसा के पढ़ा सकें और उनको थोड़ा मतलब इंटरटेनमेंट करके आप पढ़ाएं, ये अच्छी बात है, बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन आप ये मनोरंजन का ही साधन है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह विद्यार्थियों की आजीविका कमाने में कौशल के विकास में सहायता करती हैं। हाँ भैया बिल्कुल, जैसे हमको ले लीजिए, हम भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी पढ़ाते हैं और हम एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं। तो स्कूल में जो हम पढ़ाते हैं तो ये किस लिए पढ़ाते हैं, आजीविका के लिए ना, आजीविका के लिए। जैसे मेरा भी खर्चा चल जाए इसलिए हम पढ़ाते हैं। जैसे इसका कहने का अर्थ यह है कि ए ऑप्शन में कह रहा है यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के लिए, मतलब एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चा स्वयं की अपनी आजीविका चला सकता है यदि वह क्या किया हो, शिक्षा को ग्रहण किया हो। यदि वह शिक्षा को ग्रहण किया है तो क्या करेगा, वह अपनी आजीविका चला पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा है कि विद्यार्थी को आजीविका कमाने के लिए कौशल के विकास में सहायता होती है। हाँ बिल्कुल, कौशल के विकास में सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, परफेक्टली राइट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और आपको बताएं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन साधन उपयुक्त है। देखो, दुश्चिंता मतलब जो ये सोचते हैं हमको गणित नहीं आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं गणित नहीं, जैसे आप में से ही कोई देख रहा है और कह रहा होगा कि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, गणित कौशल कैसा है। तो गणित कौशल में ध्यान रखिए, गणित कौशल में आपको मैथ लगाना नहीं होता है, आपको चीज़ों को प्रेजेंट ऑफ माइंड को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जैसे सोचना पड़ता है बच्चों की तरह कि अगर आप प्राथमिक के बच्चे हैं तो किस तरह से बिहेव करेंगे। आप प्राथमिक के बच्चे हैं तो क्लास में बैठे हैं, कोई प्रश्न दिया जा रहा है तो आपके मन में किस तरह के भाव उठ रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। और आपको जो सूची दी गई है, अनुसूचियां हैं, आपको अनुसूचियां याद रखनी है। उसमें NCFB 2005 बिल्कुल से तैयार कर लेना है। इन सब चीज़ों को अगर आप तैयार करके रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझना और लगाना, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी पैडागॉजी में भी पूछे जाएंगे, तो ये तो मैथ पैडागॉजी है ही। तो इसमें हम आपको बताते हैं गणितीय दुश्चिंता के ग्रस्त छात्रों के लिए, जैसे जो आप में से बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि गणित बहुत कठिन विषय है, हमको नहीं आ रहा है, तो उनके लिए क्या इसमें कहा गया है कि ऑप्शन क्या है, मानसिक संदर्भित आकलन, मतलब वो अपने मन में बैठा रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि वो अपने मन में बैठा रखे हैं कि हमको नहीं आ रहा है ना, वो अपने मन में पहले से बैठा रखे हैं कि हमको नहीं आ रहा है। और दूसरी बात क्या है, ए वाला ऑप्शन का अर्थ है, और ऑप्शन बी में, जैसे ऑप्शन ए में कहा है कि मानक संदर्भित आकलन, तो इस तो मानक संदर्भित आकलन हो गया आपका कि ये गलत बात है कि हाँ इसमें नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं, देखिए जब ऐसी बात हो जाए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? अब ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा, क्यों? क्योंकि इसमें कहा है कि सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं, हम आपको कोई चीज़ ऐसी बताएं जिससे आपको सहायता मिले गणित सीखने में, है ना। हम आपको चीज़ें ऐसी बताएं जिससे गणित सीखने में आसानी हो जाए। तो इसमें कह भी रखा है ना, सहयोगात्मक अधिगम
परियोजनाएं, सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं, जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो सही हो गया। और भी देखते हैं क्या सही होता है। ऑप्शन नंबर सी में आए, योगात्मक आकलन। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जैसे a प्लस बी कर रहे हैं और फिर आपको मिल ही जाए कि b प्लस ए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रश्न को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या योग कर रहे हैं वह उतना ही प्राप्त हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहने का अर्थ है कि अगर शिक्षक आपको बता रहा है कोई प्रश्न तो आपको पूरा पूरा अगर आ जा रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी पे आएंगे, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो रचनात्मक आकलन होगा यह भी सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कह रखा है कि आपको रचनात्मक आकलन अर्थात जो विद्यार्थी है वह स्वयं से कर रहा है, मतलब स्वयं से प्रयास कर रहा है। जैसे प्रश्न दिया गया और उसको नहीं आता है तो शिक्षक ने बताया और फिर उसके बाद वह स्वयं से प्रयास करेगा, अर्थात रचनात्मक ढंग से वह प्रयास कर रहा है। ठीक, रचनात्मक ढंग से जब प्रयास करेगा तो उसको उस प्रश्न का हल जरूर मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर आपका बी और डी यही सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक, और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी डी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया है बी डी वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब क्वेश्चन अगले पे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों के अंगुलियों पर गिनती करता है, मतलब उंगली पे गिनती कर रहा है। ठीक, उसको दिया गया है 3 + 9 बराबर 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे उसको दे दिया गया है ना। फिर वो क्या करता है, फिर दिया गया उसको 9 + 3, फिर करता है 10, 11, 12। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है। इस पे ध्यान दिया जाए, अति उपयुक्त, अति उपयुक्त पे ध्यान दें। अति उपयुक्त का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण या फिर बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो ज़्यादा सूटेबल क्या है, इस प्रक्रिया में अपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये कलन विधि आधारित नहीं है। देखो कलन विधि हम आपको थोड़ा सा बता दें कि कलन विधि क्या है। कलन विधि में बोला जाता है, कलन विधि वह विधि है जिसमें 10% का नियम लगता है। 10% का नियम यह है, अर्थात यह है कि आप किसी चीज़ का आकलन करते हो तो उसमें से आपको जो प्राप्त होता है वो 10% ही प्राप्त होता है। जैसे हमने आपको कोई प्रश्न बताया तो उसमें उस प्रश्न का आप 10% ही सिर्फ जान पाएंगे। जैसे हमने कोई प्रश्न बताया और उसको पूरा सॉल्व कराया, आपको पूरा आया, लेकिन उसमें से जो आपको बेनिफिट होगा वो सिर्फ 10% हो पाएगा। जैसे आप फिर किसी और को बताएंगे तो सिर्फ 10% ही बता पाएंगे। 10% बताने का अर्थ यह है कि आप उसको समझाएंगे तो, लेकिन उसके समझ में जो आएगा वो 10% ही आएगा। तो ये बातें हैं। तो यह आपका हो गया पहला गलत, क्योंकि उसमें नहीं लिखा है। अगर लिखा होता है तो हो जाता, नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी देख लें। ऑप्शन नंबर सी में छात्रों को उंगलियों पर गिनने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह समस्याओं को हल करने की औपचारिक प्रणाली नहीं है। देखो हतोत्साहित एक प्रकार का क्या है, निगेटिव वर्ड है ना, एक प्रकार का निगेटिव वर्ड है। और जहाँ पे निगेटिव वर्ड आ जाता है वह ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ध्यान में रखिए, निगेटिव वर्ड जहाँ पे आपको दिख जाए हतोत्साहित कर दे रहा है, मतलब किसी को ज़बरदस्ती आप उंगली पे गिनने के लिए थोड़ी ना कहेंगे। जो विद्यार्थी ज़बरदस्ती गिनने के लिए नहीं कहेंगे, तो हतोत्साहित कर दे रहे हैं तो ये गलत बात है। यह योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है। योग पर आधारित, ये जरूरी नहीं है कि योग पे आधारित ही हो,
कलन विधि में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि योग पर आधारित ही बातें की जाएं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी भी क्या हो जाएगा, गलत। योग, हाँ ये सही है कि कलन विधि का प्रयोग किया जा सकता है इसमें, और होता भी है, लेकिन इसमें परफेक्टली कह दिया है कि योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है। तो जरूरी नहीं, उपयुक्त नहीं है कि उपयुक्त कोई बात नहीं कि उपयुक्त ही हो। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या था, ऑप्शन नंबर बी था छात्र योग पर आधारित समस्या का समाधान योग के क्रम विनिमय नियम से। देखिए योग का जब भी आएगा क्रम विनिमय नियम आ जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रम विनिमय नियम आपको बताता है, क्रम विनिमय नियम आपको बताता है जोड़ और गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, जिसमें समुच्चय का अर्थ है जोड़ना और शाब्दिक समुच्चय पर ही आधारित होता है। कहने का अर्थ है क्रम विनिमय नियम आपको लगाना पड़ेगा। क्रम विनिमय नियम आपको बता दें, जहाँ पे अगर लिखा है a प्लस बी तो आपको मिल जाएगा, जैसे a प्लस बी लिखा है तो इसको आप b प्लस सी भी लिख सकते हैं, जिसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, सहचर्य नियम कह सकते हैं। और क्रम विनिमय नियम ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी है और प्लस सी है, तो इसको लिख सकते हैं कि आप a अलग हो जाए और b प्लस सी, तो इसको क्रम विनिमय नियम भी कह सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी है और अलग अगर c है तो इस प्रक्रिया में a अलग होकर b प्लस सी हो जाता है, जिसे क्रम विनिमय नियम यही कहलाता है। तो क्रम विनिमय नियम को अगर हम ऐसे एक शब्दों में कहें तो क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हाँ तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने दे रखा है 3 + 9 और फिर कुछ आ रहा है, और फिर 9 + 3 दिया है, फिर कुछ आ रहा है, अर्थात इसको जोड़ने के बाद 10 ही आएगा, 10 कहें 9 3 12 ही आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तब भी 12 आ रहा है। कहने का अर्थ ये है यह बराबर हो जाएगा इसके, देखो 3 में 9 जोड़ा तब भी 12 हुआ, 9 में 3 जोड़ा तब भी 12 हुआ, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस सी, अर्थात यहाँ जब जोड़ेंगे तो वही संख्या तब भी मिल रही है, यहाँ जोड़ रहे हैं तब भी वही संख्या मिल रही है, यहाँ भी कुल संख्या वही है और यहाँ भी कुल संख्या यही है, अर्थात क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको समझाते चलेंगे। बोर तो नहीं हो रहा है? कहेंगे सर आज कौन सी क्लास ले रहे हैं, महा बोरिंग हो रही है। तो बोरिंग के लिए नहीं परेशान होइए, क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूरी है क्वेश्चन। अगर हो सकता है यही क्वेश्चन आ ही जाए, तो परीक्षा में अगर सीटेट के अगर यही प्रश्न आ गया और आपने लगा नहीं रखा है तो बहुत दुख होगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं शब्द पे जोर दिया गया है, नहीं शब्द पे जोर दिया गया है, मतलब गणित लगाने की जो समस्या समाधान की रणनीति है, मतलब जब गणित आप लगाते हैं जो जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं उनमें से कौन सी नहीं है। तो पश्चगामी रूप से हल करना, पश्चगामी का मतलब है आप दाएं से बाएं आके सॉल्व करेंगे सवाल को। जैसे हमने लिख दिया 2 + 6 भागे लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, 7 लगा दिया, गुणे 3 लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो आप इधर से लगाना थोड़ी ना शुरू करते हैं, हमेशा आप इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पश्चगामी नहीं, पश्चगामी नहीं, अग्रगामी होता है क्वेश्चन जितने भी होते हैं। ठीक, अब ये तो पहला ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, एकदम गलत। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी का है चित्रात्मक निरूपण। ये हमें कुछ सही लग रहा है, चित्रात्मक मतलब चित्र नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रखा है समस्या का रणनीति नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्यों नहीं है कह दिया, और पहले वाले में बिल्कुल नहीं कि पश्चिगामी रूप से करना था, ये भी गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि देखो ऑप्शन नंबर सी एकदम निगेटिव है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, प्रयास की त्रुटि। ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्रयास की त्रुटि। हाँ बिल्कुल, प्रयास करेंगे, त्रुटि हो रही है तो उसको सुधारेंगे। तो ये भी मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और सी ऑप्शन नहीं ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि जो नहीं ठीक है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखिए कह रखा है समस्या समाधान की रणनीति नहीं है, मतलब आपको पूरे इस चारों ऑप्शन में निगेटिव वाला ढूंढना है। क्या ढूंढना है? निगेटिव वाला। अगर निगेटिव वाला ऑप्शन आप ढूंढ लेते हैं तो आंसर वही है। तो पहला वाला निगेटिव ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि कह रहा है पश्चिगामी रूप से हल करना। आप पश्चिगामी रूप से हल कर सकते हैं और जो है अग्रगामी रूप से, दोनों से हल कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने बताया था सिर्फ अग्रगामी से, तो उसके लिए सॉरी, सिर्फ अग्रगामी पश्चिगामी दोनों से सॉल्व कर सकते हैं।
बी में आएंगे चित्रात्मक रूप से निरूपण करके, हाँ चित्र बना के कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ऐसे चित्र बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। अब निगेटिव ढूंढना है। सी ऑप्शन में आए तो इसमें कह रहा है कि रटकर याद करना, स्मरण करना, तो गणित को कभी रट नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, निगेटिव। जो निगेटिव हुआ वही क्या हो गया आपका आंसर, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 क्वेश्चन और बचा है, लगे रहिए, 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, जाइएगा नहीं, बने रहिए। देखिए आप में हौसला है, जुनून है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है जो क्वेश्चन हमने बताया, ऑप्शन बताया वही आ जाए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है 2021-22 का, तो ध्यान रखिए 2021-22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में होने वाले है एग्जाम, इसलिए आप भी प्रिपेयर रहिए। देखिए कह रहा है कि एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिनका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपर्युक्त प्रश्न का उदाहरण है। देखो इस प्रश्न में जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है खुले सिरे वाले प्रश्न। देखो पहले प्रश्न ये समझ लिया, पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए, तो पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखने के लिए कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हैं, ठीक। इसमें क्या है, इसमें है खुला प्रश्न, ऐसा प्रश्न जिनकी लंबी प्रतिक्रिया होती है, खुले प्रश्न की आवाज़। देखो ये सब कहने की बातें हैं। अब देखो यहाँ पे हमने आपको सीधा सीधा बता दें, ऑप्शन ए आपका क्या है, लिखा है खुला, खुला प्रश्न। खुला का प्रश्न का अर्थ ये क्या है, जैसे लिख दिया 2 + 3 - 6 भागे 2 गुणे 5, तो ये क्या है, खुला प्रश्न। और इसी को इस तरह कह दे, इसी को इस तरह लिख दे, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ लिख दिया -6, यहाँ मजला कर देते हैं, फिर यहाँ छोटा लगा दिया भागे 2 गुणे 5, है ना, ऐसे। तो ये क्या हुआ, ब्रैकेट। इसी प्रश्न को अगर हम ब्रैकेट लगा कर करें तो ब्रैकेट हो गया। तो खुला प्रश्न ये हो गया, ब्रैकेट वाला ये हो गया। तो खुला प्रश्न का अर्थ समझे, खुला प्रश्न ऐसे सीधा सीधा है। दूसरा क्या है, परिमितोत्तर प्रश्न, जैसे कहते हैं बंद सिरे वाला प्रश्न। बंद सिरे वाला का मतलब यहाँ से ही ब्रैकेट लगा हो पूरा पूरा, ठीक। और फिर क्या है, स्मरण आधारित प्रश्न, आपको याद हो, कोई प्रश्न याद हो मने मन में, उसको कर लें। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन यहाँ कहा है पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसमें योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। योगफल ऋणात्मक पूर्णांक कब होगा, योगफल ऋणात्मक पूर्णांक तब होगा जब आप उसको किसी पूर्णांक पे दर्शाएंगे। और पूर्णांक पे दर्शाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी किसकी, एक ग्राफ की, और उस ग्राफ में क्या हो, खुला, वो खुला ग्राफ होना चाहिए, ठीक, खुला ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक की भी संभावना है और पॉजिटिव की भी संभावना है। तो आप पूर्णांकों का एक जोड़ा लिख सकते हैं जिसका योग आप करेंगे तो ऋणात्मक मिल सकता है। जैसे -2 और -3 का योग अगर करें तो -5 प्राप्त हो सकता है। और इस तरफ है और इस तरफ क्या है, ऋणात्मक, इधर क्या है, ऋणात्मक। तो खुला प्रश्न का आंसर आप क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अब ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आपका है, इसको पढ़ देते हैं पूर्ण रूप से। देखिए क्या है, कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए, ठीक है, देते हैं। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांक के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांक को समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांक में होने वाले धनात्मक ऋणात्मक भिन्नों का जोड़ा परिमेय संख्याओं को समुच्चय पाने के लिए उपर्युक्त कथन में प्रतिबिंबित करता है। गणित की संकल्पनाओं की रैखिक प्रबंध को देखो,
रैखिक प्रबंध का अर्थ ये है, ये तो दिखाता है लेकिन ये ज़्यादा मतलब सही नहीं है। देखो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए को भी क्या कर सकते हो आप, क्या इस पे दर्शा सकते हो 1 2 3 माइनस में, ठीक, 1 2 3 प्लस में आप क्या कर सकते हैं, रैखिक समीकरण को दर्शा सकते हैं, ठीक, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, गणित के पदानुक्रम स्वभाव को, देखो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी कह रहा है कि जैसे यहीं पे जो ये आपको दे रखा है, जो आपको ये हमने ग्राफ बना रखा है, वह अपने अपने निश्चित स्थान पे रहे, पद के क्रम में रहे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 ही रहे, 2 है तो 2 ही रहे, ना कि यहाँ का उठ के 3 यहाँ आ जाए। तो एक क्रम में होना चाहिए, कहने का अर्थ है पद क्रम में होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर बी तो राइट है, ऑप्शन ए भी राइट है, लेकिन ऑप्शन बी इससे ज़्यादा राइट है। तो इससे ज़्यादा राइट है तो इसका अर्थ ये, इससे छोटा मतलब इससे कम राइट हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये इससे कम प्रभावी है। तो ऑप्शन बी ज़्यादा प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी पे आते हैं, गणित की संकल्पनाओं को मूर्त स्वभाव को, नहीं मूर्त नहीं, मूर्त का अर्थ है कि आप उसको रट रहे हैं, तो रटने वाला काम नहीं, तो रटने वाला काम नहीं, गलत हो गया। डी में आएंगी, गणित की संकल्पनाओं को अमूर्त से मूर्त की तरफ चलती है। हाँ, तो जैसे आप डी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप पहले क्या करेंगे, अमूर्त रहेंगे। अमूर्त का अर्थ पहले पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे मूर्त में पहुंच जाएं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ज़्यादा से, ये भी ठीक है लेकिन ज़्यादा सुटेबल नहीं। ज़्यादा सुटेबल क्या है कि क्रम, पद क्रम में हो, पद क्रम में होगा तो ये ज़्यादा सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट। यही तो है गणित कौशल। गणित कौशल में यही तो बातें संभव होती हैं कि आप चारों में से ज़्यादा सही कौन सा है इसको ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो ज़्यादा सुटेबल क्या है, ऑप्शन बी। तो आप हमको फीडबैक देंगे और बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेहतर क्वेश्चंस के साथ, और ऐसे बीच बीच में गणित कौशल भी चलता रहेगा और साथ में आपका गणित भी चलता रहेगा। आपको सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही कराए जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया। फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद।